So this is our model paper discussion of physical metallurgy 1. So let's start. So first question. Initially আমরা discuss করব, पहले हम discuss करेंगे short questions. Okay. So 1A. Question number 1. Maximum को short में मैं ऐसे लिखा. Maximum carbon percentage in steel is dash. क्या होगा इसका आंसर? मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज 2.1. 2.1 wrong answer. Anyone else? 2.1 weight carbon. 2.1 weight%. যেহেতু এখানে পার্সেন্ট দেওয়া রয়েছে, that's why you don't need to mention the percent, but you have to mention actually weight%. Okay, 2.1 weight% in steel maximum कार्बन रहता है. ये हो गया पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. मैं मॉडल पेपर से क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ, और जो जो क्वेश्चन नया बन सकता है एक क्वेश्चन से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. crystal structure of nickel Ni is FCC. dash. क्या होगा? SCP. HCP और HCP बताओ. SCP होगा ना दादा? HCP. Someone is saying HCP or someone is saying FCC. So what will be the correct answer? कोई BCC बता दो, 4 ऑप्शन हो जाएगा. অপশন দেই দিতে हैं. দীপদীপ বলছে এফসিসি, আর একজন কে বললো এইচসিপি? ভুবন. না দাদা, আমি বললাম সঞ্জীব. अच्छा, एफसीसी. एनीवन एल्स? तो निकल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है एफसीसी. ठीक है. नॉट ओनली निकल, तुम लोगों को क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक सेल, डीआरडीओ, टाटा स्टील, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछा जाता है. अदर देन निकल, मेरे को 3-4 मेटल का नाम बता सकते हो जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी है? सिल्वर फॉर्मूला, सिल्वर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एजी. ओके, नेक्स्ट. गोल्ड इज প্লাটিনাম গোল্ড AU. হচ্ছে AU, প্লাটিনাম পিটি, पीटी. ओके, नेक्स्ट. আর হচ্ছে Copper আছে গামা দাদা. আয়রন, कॉपर. यस, कॉपर. वेरी गुड. গামা আয়রন, समवन इज सेइंग लेड আছে, लेड का फॉर्मूला PB. पीबी. ओके, इज इट राइट? স্মল বি, स्मॉल बी. ओके, नेक्स्ट. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज आल्सो एफसीसी. FCC. मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल्स, ज्यादातर मेटल जो होते हैं एफसीसी और बीसीसी में ही होता है. ठीक है. तो निकल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, निकल भी लिख देते हैं इधर पर. निकल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होगा. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, गामा आयरन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एचसीपी में भी आऊंगा. अच्छा, एचसीपी का नाम तो हुआ है, तो एचसीपी का बता दो. एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखा जाता है, ऐसे कुछ मेटल्स का नाम बता दो, याद है कि नहीं? Graphite. ग्राफाइट इज नॉट अ मेटल. CD. Cadmium. सीडी, कैडमियम. Dolomite. Dolomite. डोलोमाइट इज नॉट अ मेटल. Titanium. टाइटेनियम. ओके, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम. ओके, नेक्स्ट. द क्रोमियम, क्रोमियम इज नॉट एचसीपी. क्रोमियम इज बीसीसी. আমি দিই না, যেইলে না জানি দিব না। जिंक, जेडन, कैडमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, जेडन. कोबाल्ट, CO, नॉट कैपिटल ओ. कोबाल्ट को अगर सी के बगल में कैपिटल ओ लिख देंगे तो क्या होगा? कैपिटल ओ लिखने से क्या बन जाएगा? কার্বন মনোক্সাইড, कार्बन मोनोऑक्साइड. रिमेंबर दिस थिंग. सो कोबाल्ट एक्सेट्रा. और भी है, बेरिलियम है, BE. ये सब एचसीपी है. मेटल बोला मैंने. ठीक है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद रखना है हमें. क्वेश्चन नंबर सी. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी. एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12. 12.
नंबर ऑफ HCP। ऑप्शन लिख देते हैं 6, 8, 12, 14। 12। ओके, आंसर इज 12। 6 किसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 किसका होता है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक। 8, BCC. BCC. 8 someone is saying BCC, someone is saying FCC। 8 होता है BCC। BCC और 12 दादा FCC और HCP Yes. सेम FCC और HCP 12. यस यस बिल्कुल सही। या 12 जो होता है ये HCP एंड FCC दोनों का ही होता है, 14 किसी का नहीं होता है। अगर इसी क्वेश्चन को, अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेशन नंबर ना पूछ के अगर पूछ लिया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो अब क्या होगा? अगर मान लो मैं एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं 6 और ऑप्शन सेम ही रख रहा हूं, द इफेक्टिव HCP का वीडियो देख चुके हो? দিয়েছিলাম না HCP वीडियो। हाँ ना 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन HCP, ऑप्शन इज सेम 6, 8, 12, 14। तो इसका आंसर होगा क्या? 6 sir। इफेक्टिव नंबर 6। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन एनीवन रिमेंबर? डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? coordinate number is nearest atoms. Nearest neighbors atom of atom. nearest neighbors atom. यस, नियरेस्ट नेबर बोलना पड़ेगा, नियरेस्ट नेबर, सबसे करीब कितना एटम्स है। अच्छा, और एक तो चीज मैं तुमको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP ना पूछ के अगर क्वेश्चन को ऐसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, अभी डे बाई डे ना क्वेश्चन अपडेट हो रहा है, सेम क्वेश्चन को ही थोड़ा सा उसका लेवल अप कर रहा है। कैसे? ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ये बोल सकता है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP इज 12। अब मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया, अगर ऐसे पूछ लिया व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन एन यूनिट सेल ऑफ टाइटेनियम, क्या होगा? क्वेश्चन के ऊपर लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन सेमिस्टर में नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे बाई डे लेवल अप हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी अप हो रहा है। व्हाट इज द, सेमिस्टर में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ये पीडीएफ में दे दूंगा, डोंट वरी। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन एन नहीं, इन ए यूनिट सेल ऑफ टीआई। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सेम ही है, 6, 8। और यूनिट सेल 12। अच्छा, यूनिट सेल वाट को हटा देते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ टाइटेनियम? 6, 8, 12, 14। क्या होगा इसका आंसर? 12। वाई 12? क्योंकि यहाँ पर HCP टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर HCP होता है। तो किसी भी HCP, अगर तुम लोगों को डायरेक्टली HCP ना पूछ के, हो सकता है एक ऐसा मेटल दे दिया जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर HCP है, तो तुम लोगों को यहाँ पर दो चीज, एक ही क्वेश्चन में दो चीज लगेगा, दो चीज जानना पड़ेगा। पहला तो है HCP का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 12, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि टाइटेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, HCP। तो ये दो चीज पता होना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछ लिया। टाइटेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनडायरेक्टली पता होना चाहिए, HCP। जिन लोगों को HCP टाइटेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं पता है, वो लोग ये बता नहीं पाएंगे। सो अभी क्या हो रहा है, डे बाई डे क्वेश्चन को ऐसे अपग्रेड किया जा रहा है कि एक क्वेश्चन में दो चीज को, दो या फिर तीन चीज तुम्हें पता होना चाहिए, तब जाके एक क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन डी। ये बहुत आसान सवाल है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ FCC क्या होगा? 74+। ऑप्शन देख लो, 0.7, 0.74। 0.74 इज द राइट आंसर। यस, 0.74। अब तुम लोग बताओ मेरे को, 0.52 किसका होता है?
Simple cubic. SC. सिंपल क्यूबिक 0.68 BCC. बीसीसी CC. बीसीसी और 0.74 एफसीसी। 0.72 होता नहीं है। एचसीपी का कितना होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एचसीपी का? एचसीपी 0.74. 0.72 सेम। एचसीपी एंड एफसीसी का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर सेम होता है। अभी इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा? 74. 0.74. 74। तो सेम चीज तुम्हें एल्यूमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब जाके आंसर कर पाओगे। एल्यूमिनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होता है तो बता पाओगे। ठीक है 0.74। अभी इस क्वेश्चन को और भी मैं अपग्रेड कर रहा हूं, और भी अपग्रेड कर रहा हूं। ठीक है, और अपग्रेड करना है जिन लोगों ने इस साल टाटा स्टील का एग्जाम दिया है ना, उन लोगों से एक बार पूछ लेना। इस बार टाटा स्टील में गेट लेवल का एग्जाम गेट का सवाल पूछा गया था, गेट का प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा गया था। सो हमें अपना जो ये पढ़ाई है इसको मॉडिफाई करना ही है, अपग्रेड करना पड़ेगा। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, अब क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन को मैं चेंज कर रहा हूं, बताना मेरे को। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ एफसीसी, ऑप्शन ए π/6, ऑप्शन बी √3 π/2, सॉरी √3 π/8। कौन जॉइन कर रहा है रे? ओके, क्या किसी को याद है ये जो 0.74 आ रहा था ये कहां से आ रहा था? एनीवन? ये पाई देके एक था इक्वेशन में करवाया था, किसी को याद है? ना भूल गए हो? মনে আছে বল কত कितना? ये देखो π/3. ना, π/3 नहीं ना, √2 π/6. √2 π/6, यस √2 π/6। ये देखो यहाँ पर किया ना √2 π/6। यहाँ पर जो मैं ऑप्शन दिया ना π/6 होता है, अरे ये π/6 होता है किसका? सिंपल क्यूबिक का 0.52। √3 π/8 किसका होता है? बीसीसी का। और ये क्या है? √2 पाई अलग से /6। सही किया ना? सही लिखा है, वो देख लेते हैं। सो अभी डे बाई डे ऐसे मॉडिफाई किया जाएगा। क्वेश्चन तुम लोग बोलोगे अरे क्वेश्चन तो आसान है, क्वेश्चन आसान है लेकिन सब कुछ याद रखना पड़ेगा। ये सेमिस्टर में नहीं पूछेगा, मैं अभी बोल दे रहा हूं। ये दोनों ऑप्शन, अब ऑप्शन हो गया डिफिकल्ट, जिसके वजह से क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो गया। तो इसका आंसर होगा √2 π/6। ये वाला ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी। √2 और पाई जो है रूट के अंदर नहीं, पाई सेपरेट रहेगा। और ऑप्शन डी में देखो पाई को मैं रूट के अंदर दिया है, दैट इज वाई ऑप्शन डी नहीं होगा। याद रखना ऐसा चीज। सो हमें पैकिंग फैक्टर एफसीसी का याद रखना है, और किसी मेटल को अगर दे दिया तो उस मेटल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। सर हाँ सर बीसीसी और एचसीपी का बोल दीजिए ना। बीसीसी का एफसीसी क्या क्या बता दे? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर देखो, बताइए। ये बीसीसी का है, ये बीसीसी का है 0.68। ये सिंपल क्यूबिक का है 0. इसका देखो तुम कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, π/6 से डिवाइड करो 0.52 कुछ आएगा। √3 π/8 कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो 0.68 के आसपास आएगा। और इसको कैलकुलेट करो, देखना 0.74 के आसपास आएगा। एसीपी का याद रखने का जरूरत नहीं है, जो तुमने पूछा वो आंसर मिला। हाँ सर। हाँ, मेटल्स आर, ये क्वेश्चन अच्छा है। मेटल्स आर embedded in a sea of electron. Okay, why electron? Devdeep? outermost shape. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट का है? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। मेटल में बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इसका आंसर होगा, ये मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों।
इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। मेटालिक बॉन्ड किन किन के बीच में फॉर्म होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन के बीच में। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाई कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो तुम बोल रहे हो किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। जो लोग मेरे से परे है इसका आंसर तो कर देना चाहिए। तो ये मैं एक चीज कहां पर समझाया था? मेटालिक बॉन्डिंग पार्ट में समझाया था। ये जो हाउ मेटालिक बॉन्डिंग, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये पिक्चर भी मैंने दिखाया था, नहीं आ रहा है क्या? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्रॉम द लास्ट सेल, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लाउड, ये वाला जो बैकग्राउंड है, ये जो व्हाइट वाला जो देख पा रहे हो, ये व्हाइट वाला रीजन इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये मैंने समझाया था, करीब करीब 2 घंटा का वीडियो था मे भी। फ्री इलेक्ट्रॉन याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान आसान सवाल है। आसान सवाल को डिफिकल्ट फॉर्म में पढ़ने का कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, ये अच्छा सवाल है। द मेन एलोइंग एलिमेंट इन स्टील इज डैश, क्या होगा? कार्बन दादा। कार्बन दादा कार्बन, कार्बन दादा, कार्बन, सल्फर, निकेल, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन, ठीक है। इसका आंसर होगा कार्बन। अब तुम लोगों से मेरा एक सवाल है, जिस प्रकार का स्टील में, स्टील का प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से डिसाइड होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रकार का स्टील में स्टील का प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से डिसाइड होता है, उस प्रकार का स्टील को हम क्या बोलते हैं? प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन प्लेन स्टील। कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील। वेरी गुड। और जिस प्रकार का स्टील में कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट्स प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता Alloy है, steel। उसको बोला जाता है एलॉय स्टील। सो Alloy कार्बन जो है ये प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है प्लेन कार्बन स्टील में, इसलिए नाम है प्लेन कार्बन। प्लेन कार्बन मतलब सिर्फ कार्बन ही है ऐसा नहीं है, कार्बन ही प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। प्रॉपर्टीज आर, कौन सा प्रॉपर्टी? एनीवन? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल Mechanical प्रॉपर्टी। एग्जांपल, गिव मी द एग्जांपल ऑफ 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टी। Ductility, toughness, strength। ओके, इन प्लेन कार्बन स्टील, ये सब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्लेन कार्बन का मतलब क्या है, क्यों इसको प्लेन बोला जा रहा है? सिर्फ कार्बन ही है क्या? आंसर इज नो, कार्बन ही मेन प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। ओके, क्वेश्चन। और कार्बन का अमाउंट कितना मैक्सिमम रहता है वो तो पहला क्वेश्चन में ही पूछ लिया, 2.1 जो ये बात दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, इजी क्वेश्चन है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन। FCC FCC। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ गामा आयरन, FCC। अल्फा आयरन, BCC। BCC बीटा आयरन, BCC। BCC। ओके। और डेल्टा आयरन, BCC BCC। याद रख। अब मेरे लिए, अब मैं तुम लोगों को एक सवाल पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, हाईफाई, थोड़ा सा हाईफाई बना दिया जाए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब इजी सवाल तो आता है, लेकिन कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है तो क्वेश्चन का लेवल भी अप हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन इज डायामैग्नेटिक? ये वाला सवाल नहीं पूछेगा एग्जाम में, डोंट वरी, सेमिस्टर में नहीं पूछेगा। मैं अपडेट कर दिया क्वेश्चन को, BCC और FCC, क्या होगा? इनमें से कौन सा क्रिस्टल FCC। स्ट्रक्चर है? BCC का, BCC। जो कि डायामैग्नेटिक है। और क्या आंसर होगा? FCC। वाई? FCC। क्यों? गामा आयरन तो यस, गामा आयरन जो है वो डायमैग्नेटिक होता है, यानी कि गामा आयरन, अगर किसी आयरन के अंदर गामा आयरन रहता है या फिर FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उस आयरन के पास मैग्नेट लेके जाओगे, देखना कि चुंबक जो है वो उस मैग्नेट को
चुंबक जो है वो उस आयरन को, लोहे को नहीं खींच रहा है, नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो ऐसा मत समझना कि आयरन मतलब वो चुंबक को खींचेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एफसीसी। अच्छा, गामा आयरन को हटा के अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट, तो फिर क्या होगा? ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा? FCC दादा एफसीसी। रिमेंबर दिस थिंग। सो ये भी मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पर। स्टार मतलब जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में नहीं है, जो क्वेश्चन को मैं स्टार में दे रहा हूं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट। अच्छा, और एक तो सवाल मेरे दिमाग में आया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट इज, इसका आंसर होगा एफसीसी। और एक तो सवाल क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लेके, व्हाट इज द रूम टेम्परेचर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन? व्हाट इज द, ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, हाँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब जिस BCC टेम्परेचर में बैठ के ये क्लास बीसीसी बीसीसी, बीसीसी ये आ Alpha सकता है iron. सेमिस्टर में। बीसीसी, रिमेंबर दिस थिंग। रूम टेम्परेचर में आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों बीसीसी। रिमेंबर दिस थिंग, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया जी। अभी आएंगे एच। एच ये तो आसान सवाल है। टोटल, अरे टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, 2 ऑफ एटम्स इन बीसीसी। Why 2? কারণ দাদা বডিতে একটা আর কর্নার অ্যাটমে একটা কর্নারে একটা না, কর্নারে 8 খানা মিলিয়ে 1/8 × 8 সমান 1 हाँ আর বডিতে একটা। यस 2। और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी बोलना पड़ेगा रे। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बीसीसी ना बोल के किसी ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे दिया, किसी ऐसे मेटल दे दिया जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अल्फा आयरन क्या होगा? 2। हाँ, तो चौंक मत जाना कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया रे, बाप रे बाप, हमको तो पता ही नहीं है। टोटल इफेक्टिव, अरे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ अल्फा आयरन is BCC. Remember this. Sorry. 2. Question next. EFGHI. I का क्वेश्चन है। हाँ, यस, अच्छा सवाल है। अच्छा नहीं मतलब इजी है। पार्लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। फेराइट एंड सीमेंटाइट, मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश। आंसर बताओ, फेराइट एंड सीमेंटाइट। स्पेलिंग बताओ, फेराइट का स्पेलिंग FERRITE RRITE एंड सीमेंटाइट। ओके, पार्लाइट का शेप कैसा होता है? व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ पार्लाइट? मॉर्फोलॉजी ऑफ पार्लाइट, ये मॉर्फोलॉजी नाम सुन के लोग चौंक जाएगा, अरे बाप रे। संजीव बताओ, उस दिन बताए थे। मॉर्फोलॉजी ऑफ पार्लाइट इज डैश। पार्लाइट किस प्रकार का दिखता है? अगर माइक्रोस्ट्रक्चर में दिखोगे तो सर एमेरल, स्पेलिंग LAMALLER। नो नो नो, LAMELLAR, लैमिलर। ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, द लैमिलर मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट इज कॉल्ड, क्या होगा? द लैमिलर मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट इज कॉल्ड पार्लाइट। पार्लाइट का स्पेलिंग याद रखना। हाँ,
লেমিলারটা এটা দাদা কি একটু বলে দেবেন? ল্যামিলারটা ভুলে গেলি? এক মিনিট। আঙুলে ছাপের মতন। আরে পড়ানোর সময় দিয়ে যত ডিস্টার্ব আরম্ভ হয় আমি কেন বুঝি না, বিরক্ত জান। এটা আবার কি করি? पढ़ाने के टाइम पे जितना मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आता है, बाकी टाइम पे एकदम पूरा स्मूथली चलता है। आयरन कार्बन ये देखो लैमिला, भूल गए हो क्या दीदी? ये सब भूल क्यों जाते हैं, मेरे को याद पता नहीं चलता है। लैमिला स्ट्रक्चर क्या होता है कि पार्लाइट, ये जो फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर होता है, ये फेराइट और सीमेंटाइट क्या होता है, ऐसे ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर में रहता है। ऑल्टरनेटिव मतलब सीमेंटाइट का ऐसे ब्लैक कलर का प्लेट, बीच में फेराइट, फिर सीमेंटाइट, फेराइट सीमेंटाइट, फेराइट सीमेंटाइट, ऐसे ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर में रहता है। लिखा है इट इज एन न्यूट्रेटेड मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, इट इज ए फिक्स्ड मिक्सचर नॉट ए फेस, ये फेस नहीं है। इट हैज लैमिला स्ट्रक्चर। लैमिला स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर मींस सीमेंटाइट फेराइट, सीमेंटाइट फेराइट, ऐसे ये इसी अरेंजमेंट को बोला जाता है लैमिलर। और ये लैमिलर को मैंने डिस्क्राइब किया था जब हम लोग फिंगरप्रिंट देते हैं ना। अगर फिंगरप्रिंट देते हैं तो फिंगरप्रिंट कैसे स्ट्रक्चर आएगा, ये मान लो कोई हमने ब्लैक कलर का इंक में अपना उंगली दबाया, फिर किसी पेज में ऐसे प्रेस किया, तो क्या होगा, जो छाप आएगा उसमें ऐसे ब्लैक कलर का लाइन आएगा, फिर हमारा स्किन व्हाइट का, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये स्किन है, फिर वो इंक का पोर्शन, फिर इंक, फिर स्किन का कलर, फिर वो इंक का कलर, फिर स्किन का कलर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम फिंगरप्रिंट लाइक भी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो पार्लाइट में ऐसे देखो तुम लोग, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है पार्लाइट का, ऐसा नहीं कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। ये व्हाइट वाला जो एक्चुअली ब्लैक कलर का है, ये सीमेंटाइट होता है, और बीच में जो ये रहता है व्हाइट वाला, ये होता है फेराइट का। ठीक है, व्हाइट वाला पोर्शन फेराइट का और ब्लैक वाला पोर्शन इसका सीमेंटाइट का, ये याद रखना। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये सवाल, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब यहां से थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। सो पार्लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। ध्यान से देख के बताओ, ये फेराइट, ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फेराइट और सीमेंटाइट है, रियल स्ट्रक्चर देखो, सीमेंटाइट का प्लेट और बीच में फेराइट का प्लेट, माने ये व्हाइट वाला पोर्शन फेराइट का है। तुम लोग ये पिक्चर देख के बताओ कौन मोटा है कौन पतला है, सीमेंटाइट का ये लंब प्लेट पतला है या फिर फेराइट का प्लेट पतला है? फेराइट का पतला है। फेराइट पतला। मेरा सवाल, मेरा बोलने का मतलब है, मैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था इस पिक्चर को, मैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था। सीमेंटाइट का प्लेट को बहुत, ये ब्लैक कलर का जो प्लेट है इसको बहुत ज्यादा मैं थिक कर दिया। ठीक है, इसको ज्यादा थिक किया, और बीच में जो व्हाइट पोर्शन है उसको बहुत ही पतला कर रहा हूं। ऐसे भी तो मैं ड्रॉ कर सकता था, लेकिन ऐसे नहीं किया मैं। ये भी ये लैमिला स्ट्रक्चर है भाई, क्यों? क्योंकि सीमेंटाइट बीच में फेराइट, फिर सीमेंटाइट बीच में फिर से सीमेंटाइट, ये तो लैमिलर ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर हो रहा है ना। लेकिन पार्लाइट में क्या हो रहा है, सीमेंटाइट पतला है, फेराइट जो है ठीक है। तो ऐसा क्यों है, इसका आंसर शुभम ने दे दिया। फेराइट जो है वो ज्यादा रहता है। कितना ज्यादा रहता है? 88% रहता है फेराइट पार्लाइट में, याद रखना। इन फेराइट अगर लीवर रूल अप्लाई करेंगे, फेराइट रहता है दोस्तों 88% ठीक है, फेराइट इसका अमाउंट पार्लाइट में। और Fe3C सीमेंटाइट रहता है ऑलमोस्ट 12% और 11.67 समथिंग रहता है। ठीक है, 11.8% के आसपास रहता है। तो अगर इन दोनों को रेशियो करेंगे, कितना आ रहा है? रेशियो करेंगे तो कितना आएगा? 8:1। यानी कि ये वाला सवाल पूछा गया था किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, शायद गेट में। तो गेट का सवाल भी तुम लोगों को करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि जहां पर भी जाओ, जो लोग टाटा स्टील का एग्जाम दिए उन लोगों से पूछ लेना अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो। यानी कि ये जो बीच में जो फेराइट का जो थिकनेस है,
ये 8 गुना ज्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू सीमेंटाइट का थिकनेस। सीमेंटाइट का थिकनेस अगर 1 माइक्रोमीटर होगा तो फेराइट का थिकनेस 8 माइक्रोमीटर होगा, यानी कि दोनों 8:1 रेशियो में रहता है। ये सेमिस्टर में नहीं पूछेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सेमिस्टर में नहीं पूछेगा, लेकिन वी हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर कैंपस प्लेसमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम। सो पार्लाइट में फेराइट एंड सीमेंटाइट का जो थिकनेस लेयर होता है वो कौन सा रेशियो में रहता है? 8:1 रेशियो में रहता है, ये याद रखना। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, ये याद रखने का मतलब सेमिस्टर में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। द रेशियो ऑफ अमाउंट का रेशियो भी 8:1 है और थिकनेस का भी है 8:1 ऑफ अल्फा एंड Fe3C इन पार्लाइट। इसलिए फेराइट को हमें ज्यादा, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, लोग बिना समझ के ड्रॉ कर देते हैं, कुछ भी प्रकार का उल्टा पुल्टा ड्रॉ कर रहे हैं। सीमेंटाइट जो है वो पतला ड्रॉ करेंगे और बीच में जो गैप रहेगा यानी कि फेराइट का वो थोड़ा सा वाइट दिखाएंगे। इस डैश, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पहले मैं डिप्लोमा लेवल के लिए बोलता नहीं था, लेकिन अभी जिस टाइप का सिचुएशन आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको देख के मैं ये सब बता रहा हूं। नेक्स्ट IJ, ठीक है, ओके। क्वेश्चन जे में बोल रहा है कि फेस दैट एग्जिट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ eutectoid reaction is क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन दे रहा हूं, लिखने दो मेरे को। प्रोयूटेक्टॉइड, हाइपोयूटेक्टॉइड, ऑप्शन सी हाइपर यूटेक्टॉइड। ये भी मैंने बोला था, लेफ्ट साइड में जो रहता है। अरे उस दिन यूटेक्टॉइड का वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन साउंड नहीं। हाइपोयूटेक्टॉइड, ऑप्शन डी यूटेक्टॉइड। अच्छा, किसने बोला? प्रो, शुभम ने, और एक किसने बोला? हाइपर। दो आंसर आ रहा है। हाइपो लेफ्ट साइड। अच्छा, 3 आंसर आ गया। प्रो आ गया, हाइपो आ गया, हाइपर आ गया। শুধু यूटेक्टॉइड हो, लेफ्ट साइड ऑफ यूटेक्टॉइड, लेफ्ट साइड, रिमेंबर दिस थिंग। इधर क्या वो, ये कहां पर लिखा था मैं? नहीं, यहां पर नहीं। দাদা ইউটিউব থেকে ভিডিওটা নে এটা তো আরে বাবা, আমি কি বললাম, ভিডিওটা নেই তোকে, এটা সেদিনকে ভয়েস মেসেজও তো বলেছি যে আমার রেকর্ড হয়নি, আমাকে সাউন্ড আসেনি, আমাকে আবার রেকর্ড করে আপলোড করতে হবে, বুঝেছিস? খাতায় লিখে নে, তুই ভুলে যাচ্ছিস বারবার। আমি এই আপলোড করে দেবো তোদের এক্সামের আগেই, আমাকে আপলোড করতে হবে আবার, ঠিক আছে? শান্তি, ब्लड प्रेशर कम है? নোটটা আছে नहीं बोलिए। देखो, ये वाला मैं तो पढ़ाया था, स्टील पार्ट, ये जो पूरा पिक्चर देख पा रहे हो, आयरन सीमेंटेड फेस डायग्राम, ये वाला पार्ट प्रैक्टिस कर लेना, ये दे सकता है। स्टील पार्ट बोलेंगे तो यही ड्रॉ करेंगे। तो स्टील पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पूरा स्टील पार्ट को। यूटेक्टॉइड जो कि 0.8 वाला है, 0.8 का एग्जैक्ट 0.8 वाला को हम यूटेक्टॉइड पार्ट बोल रहे हैं। अब ये यूटेक्टॉइड को अगर बीच वाला पार्ट बोल दिया तो इसका लेफ्ट साइड में एक पार्ट रहेगा और राइट साइड में एक पार्ट रहेगा। लेफ्ट साइड का पार्ट को बोला जाता है हाइपोयूटेक्टॉइड पार्ट, ठीक है, एंड राइट साइड का पार्ट को बोला जाता है हाइपर यूटेक्टॉइड। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, किसी ना किसी मॉडल पेपर में मिल जाएगा कि हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील में कितना कार्बन रहता है, यह है उसका रेंज, और हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील में कितना रेंज रहता है, वो है उसका रेंज।
और जिस स्टील में 0.81 से लेके 2.1 में कार्बन रहेगा उसको बोलेंगे हाइपर यूटेक्टेड स्टील। ये क्वेश्चन रह सकता है, हाइपर यूटेक्टेड क्या है, स्टील क्या है, हाइपर यूटेक्टेड स्टील क्या है। यूटेक्टेड स्टील मतलब एग्जैक्ट 0.88% कार्बन। तो ये सारा चीज मैं एक्सप्लेन किया था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फेस दैट एग्जिस्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ यूटेक्टोइड रिएक्शन। यूटेक्टोइड रिएक्शन का जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का यूटेक्टोइड रिएक्शन में कौन सा फेस है, कौन सा फेस रहता है, ऑब्वियसली फेराइट एंड पार्लाइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कोई कोई स्टूडेंट प्रो बोल सकता है, कोई कोई स्टूडेंट हाइपो बोल सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाइपो। क्योंकि प्रो इसलिए नहीं होगा, प्रो का मतलब है व्हेनेवर यू आर सेइंग प्रो मतलब यूटेक्टोइड से पहले ही। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, प्रो यूटेक्टोइड फेराइट किसको बोलते हैं, प्रो यूटेक्टोइड फेराइट जो अल्फा या फिर जो फेराइट यूटेक्टोइड रिएक्शन से पहले ही फॉर्म हो चुका है, यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस में यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है, उससे पहले ही जब हम लोग 910 से धीरे धीरे स्टील को कूल कर रहे हैं किसी हाइपोयूटेक्टोइड स्टील को, तो उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें दोस्तों हम लोग फेराइट दिख पाएंगे, राइट। यूटेक्टोइड रिएक्शन से पहले इस वाले रीजियन पे, ये वाले रीजियन पे हमें अल्फा एंड ऑस्टेनाइट देखने को मिलेगा। ये जो अल्फा ये प्रो है, ठीक है। तो प्रो लेफ्ट साइड में प्रो है, एक्चुअली लेफ्ट साइड में प्रो, राइट साइड में प्रो, इसमें भी प्रो है। कैसे, ये हो गया प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट जो यूटेक्टोइड से पहले है, प्रो यूटेक्टोइड। और यहाँ पर प्रो यूटेक्टोइड फेराइट, यानी कि दोनों तरफ ही प्रो है। ध्यान से सुनना, जो लोग सोच रहे हैं इसका आंसर प्रो होगा, तो प्रो का आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि व्हेनेवर यू आर सेइंग लेफ्ट साइड, यहाँ पर प्रो यूटेक्टोइड फेराइट है, एंड दोस अगर राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर भी प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट है, यानी कि प्रो फेस दोनों साइड में ही है। हाँ, एक में फेराइट है, एक में सीमेंटाइट है। लेकिन अगर हाइपो हाइपर में देखा जाए वो अलग होता है। लेफ्ट साइड में हाइपो, मैं तुम लोगों को ऐसे ट्रिक भी सिखाया था कि लेफ्ट साइड में जो है उसको हाइपो बोलेंगे, और हाइपर हम लोग बोलते हैं ना, हाइपर हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। हाइपर वाला वर्ड हम ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो लेटर ज्यादा है, HYPER लेटर ज्यादा है, वो राइट साइड में रहेगा। इसको कंपेयर करने के लिए मैं बोला था कि राइट हैंड का इस्तेमाल के लिए सोचो कि हम लोग राइट हैंड ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा लेटर रहेगा हाइपर, तो वो हाइपर होता है राइट साइड में। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेफ्ट साइड में जो फेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेटेड फेस बोलते हैं। सो जिसके वजह से इसका आंसर बन जाएगा हाइपोयूटेक्टोइड, नॉट हाइपर। लेफ्ट बोला है तो हाइपो बोला है, क्वेश्चन को चेंज करके राइट साइड बोल दिया तो तब हाइपर होगा, प्रो इसलिए नहीं होगा। और यूटेक्टोइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि एकदम बीच में यूटेक्टोइड रहता है, उसका लेफ्ट साइड में यूटेक्टोइड नहीं है, उसका लेफ्ट साइड में हाइपो है, राइट साइड में हाइपर हो गया, एकदम बीचों बीच 0.8 में यूटेक्टोइड होगा। दीप समझ में आएगा, आया? हाँ ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर के, ये तो आसान सवाल है। यूटेक्टिक रिएक्शन, इसका भी मैंने वीडियो नहीं दिया है, तुम लोगों को उस दिन एक्सप्लेन किया था, लेकिन गलती से कुछ कारण के वजह से, टेक्निकल फॉल्ट के वजह से वीडियो का साउंड नहीं आ रहा था, जिसके वजह से मैं अपलोड कर नहीं पाया। यूटेक्टिक रिएक्शन ऑकर्स एट 1147 डिग्री 1147 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाकी जो जो रिएक्शन होता है उन सबका टेम्परेचर बता दो, किसी ना किसी साल में तो पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, सेल में पूछता है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूटेक्टोइड रिएक्शन कौन सा टेम्परेचर में होता है, मैं कॉमा दे रहा हूं, 723 723 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर का एक नाम है, क्या नाम है? पूरी टेम्परेचर पूरी टेम्परेचर इज 767 डिग्री सेल्सियस, दैट तो इज 768 तो AC1 A1 और AC1 लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, प्यूरी टेम्परेचर बोल दिया। पेरिटेक्टिक रिएक्शन 1495 1495, अरे डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? पेरिटेक्टिक रिएक्शन एग्जाम में भी ऐसे 1495 लिख के चले आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा।
1495 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोला जाता है, क्या नाम है इसका? A4 लाइन। A4 लाइन। और क्यूरी टेम्परेचर जिसने बोला, क्यूरी टेम्परेचर 769। 769 और 767 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर में क्या होता है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक ट्रांसफर। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हाई फाई क्वेश्चन को ऐसे सवाल पूछ के स्टूडेंट लोगों को फेरोमैग्नेटिक से लेके पैरामैग्नेटिक ट्रांसफर होता है। इस टेम्परेचर में क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, बीसीसी होता है, अल्फा आयरन से बीटा आयरन होता है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो ऐसे सवाल अगर पूछ लिए ना कि इन व्हिच ऑफ द टेम्परेचर देयर इज नो चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंजेस, बस लोग अपने एकदम बाप रे बाप क्या सवाल पूछ लिया, बहुत हार्ड सवाल पूछ लिया, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। क्यूरी टेम्परेचर मींस अल्फा आयरन बीटा आयरन में ट्रांसफर हो रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का चेंज नहीं हो रहा है। दोनों का ही बीसीसी है, ये अल्फा आयरन भी बीसीसी है, बीटा आयरन भी बीसीसी है, लेकिन दोनों में चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे बनता है थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर देयर इज नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ, देयर इज नो चेंज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयरन बट चेंजिंग इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑकर्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन रहा है। ठीक है देवदीप, क्या मुझे बता सकते हो पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक कौन सा टेम्परेचर में होता है चेंज? पैरा से डाया, डाया मतलब क्या? एफसीसी। हाँ, पैरामैग्नेटिक एफसीसी। कौन सा टेम्परेचर में? सायोन 768 टू 910 910 एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में होता है। प्योर आयरन बोल रहे हैं ना, प्योर आयरन 910 डिग्री सेल्सियस। और क्यूरी ऐसे भी सवाल पूछा गया था कि क्यूरी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीटिंग करने समय, उसको बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ये रेलवे बोर्ड का सवाल है, आरआरबी का सवाल है, एसएससी में भी पूछा गया था, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी में भी सीएचएसएल में पूछा गया था, में भी मेरे को याद नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल पूछा गया था कि फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को कौन सा टेम्परेचर का नाम से पूछा गया था। ऐसा ही कुछ सवाल था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, जो भी है तो याद रखना ये चीज। দাদা এই যে প্যারাম্যাগনেটিক 1395 থেকে 1540 যেটা থাকে ডেল্টা আয়রন, সেখানে তো বিসিসি ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার থাকে, তাহলে বিসিসি ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার যেখানে থাকবে সেখানে তাহলে দাদা ম্যাগনেট অ্যাট্রাক্ট মানে মিডিলি করবে। হ্যাঁ, যেখানে বিসিসি ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার থাকবে সেখানে নয় ফেরো হবে নয় প্যারা হবে, डाया तो হবে না। फेरोटा कौन होगा? फेरो कब होगा? जब 767 के नीचे रहेगा। ठीक है, जो तुमने पूछ रहे थे वो उसका आंसर मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेडेब्यूरेट इज अ मिक्सचर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑस्टेनाइट सीमेंट, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट। ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। क्या टर्म्स कंडीशन बोला था मैं? इतना टेम्परेचर के ऊपर ये आंसर सही है। उस दिन बोला था ना, वीडियो नहीं दिया लेकिन बोला था ना, सब भूल गया ये लोग। सायन রুম টেম্পারেচার সরি ইসের উপরে 723 এর উপরে 723 का ऊपर ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट, और 727 के नीचे पेराइट एंड सीमेंटाइट। পারলাইট এন্ড সিমেন্টাইট। ये देखो सब भूल गया तुम लोग। ইটেক্টেড হয়ে গেল, সব পারলাইট হয়ে যাচ্ছে। ये देखो इस वाले जगह में बोला था, देखो इधर पर लेडेब्यूरेट 2 है और इधर लेडेब्यूरेट 1 है। ये 1 और 2 का मतलब क्या है कि 723 के नीचे यहाँ पर लेडेब्यूरेट मतलब पार्लाइट प्लस Ap3C, और 723 के ऊपर क्या होगा? पार्लाइट तो नहीं रहता है, तो होगा गामा प्लस Ap3C। और अगर हमको किसी ने पूछा लेडेब्यूरेट क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हम यही बताएंगे, ऑस्टेनाइट प्लस Ap3C बताएंगे। अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है तो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि लेडेब्यूरेट तो दो चीज का मिक्सचर है, तो कौन सा बताएं?
बाई डिफॉल्ट जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, टेम्परेचर नहीं लिखा है, जस्ट रैंडमली पूछा है लेडेब्यूरेट किस चीज का मिक्सचर है, तो बाई डिफॉल्ट ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइटी बताना, ठीक है। দাও टेम्परेचर 1100 हाँ ওই 1147 এর যে একটা হরাইজন্টাল লাইন আছে ওই লাইনটার কিছু নাম আছে কি দাদা? उसका कोई नाम नहीं है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, यही मेरा आपत्ति है कि इसका कोई नाम क्यों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एम। 3 मॉडल पेपर करवाने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम लोगों को दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी एक बार देख लेना, ठीक है। डिप्लोमा सेमेस्टर का, 3rd सेमेस्टर का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का, तो देखना कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन रहा है। हाँ, ये सवाल पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द, कास्ट आयरन भी मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को पढ़ाया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स is or are false for कास्ट आयरन। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेगा कास्ट आयरन के बारे में, तो बोलना पड़ेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है कास्ट आयरन के बारे में। पहला, लो कार्बन कंटेंट, क्या ये सही है या फिर गलत है? भूल। ये फॉल्स है, क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन हाई रहता है। कितना कार्बन रहता है कास्ट आयरन में? 6.67 2.1 থেকে 6.67। यस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी। लो डैम्पिंग कैपेसिटी, ये वाले वर्ड के लिए मैं क्लास लिया। कुछ कुछ वर्ड ऐसा रहेगा दोस्तों जो तुम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो मैंने बोला नहीं है। यहां से बहुत अच्छा सवाल बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बता रहा हूं क्या सवाल बनता है, ये ऑप्शन सी को लेके याद रखना। और जो चीज मैं बोलता हूं पेपर में जाके देखना कि वही आ रहा है। टाटा स्टील का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था कि अगर सिस्टम बाइनरी है तो उसमें मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ फेजेस रहेगा। तुम लोगों को पढ़ाने के टाइम पे बोला था डाउट सॉल्विंग क्लासेस में, और उसके एक हफ्ता बाद वो एग्जाम था और वो एग्जाम में वही सवाल दिखा था। वहां पर बाइनरी, मैं तुम लोगों को बाइनरी पूछा गया बोला था, वहां पर टर्नरी दिया था। जो भी है, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी बताता हूँ। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इज और आर बोला, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन ए फॉल्स है, क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन रहता है दोस्तों। कॉमर्शियली, इंडस्ट्रियल जो कास्ट आयरन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कॉमर्शियल कास्ट आयरन के बारे में सोचो। इंडस्ट्रियल कास्ट आयरन, उसमें जनरली देखा गया है 2.8 से लेके 4.1 भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। 4% कार्बन तक रहता है इंडस्ट्रियल कास्ट आयरन। तो जो कि कार्बन, ये कार्बन कम तो नहीं है, तो लो कार्बन गलत है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है? अगर इस रेंज में देखोगे, आयरन सीमेंटेड फेज डायग्राम में चले जाओ, अगर आयरन सीमेंटेड फेज डायग्राम देखते हो तो 2.8 मतलब यहां पर और 4 मतलब यहां पर, तो इसके बीच में क्या देख पा रहे हो? कार्बन बढ़ने के साथ साथ लिक्विडस लाइन, ये जो है कार्बन बढ़ने के साथ साथ लिक्विडस लाइन डाउन हो रहा है या फिर अप हो रहा है? डाउन है, डाउन हो रहा है। अगर तुमको पूछा गया कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, स्टील का या फिर कास्ट आयरन का, तो आंसर होगा स्टील का, क्योंकि स्टील में कार्बन कम रहता है और कास्ट आयरन में कार्बन ज्यादा होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। लेकिन 4.3 तक 4.3 के बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, राइट। सो इन जनरल हम लोग जो कास्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, उसमें मेल्टिंग पॉइंट ये लो हाई उतना, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई है। 1250 से लेके 1160 डिग्री सेल्सियस तक उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन स्टील के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट कम ही होगा।
तो ये वाला ऑप्शन इसलिए मेरे को डाउट लग रहा है। इसको हम हाई लो कैसे बोल, स्टील के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो लो है, तो ये गलत होगा ऑप्शन। और अगर नॉर्मली देखा जाए 1250 1160 अगर एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर करोगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो कंपेयर किसके साथ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी ये आयरन सीमेंट आयरन कार्बन सिस्टम है तो स्टील के साथ ही कंपेयर करो तो मेल्टिंग पॉइंट लो ही होगा, जिसके वजह से ये ऑप्शन गलत है। समझ में आया सबको? हाँ হ্যাঁ দাদা, अच्छा, नेक्स्ट কিন্তু দাদা এখানে তো কোনো কম্পারিজন করেনি, জাস্ট জিজ্ঞাসা করছে হাই কার্বন মেল্টিং পয়েন্ট হাই না সেখানে তো আমি এটা এটা রাইটও হতে পারে। आयरन कार्बन सिस्टम बोला जा रहा है ना, तो स्टील के रेस्पेक्ट में कंपेयर करके ही हम आंसर लिखेंगे, क्योंकि कास्ट आयरन आयरन कार्बन सिस्टम के साथ कंपेयर करो और कॉमर्शियली हम लोग 4.3 से ज्यादा कार्बन इस्तेमाल नहीं करते, तो उस रेस्पेक्ट में मैं इन आंसर को गलत बोला, नहीं तो हाई আরে सही। আরে তো থিওরিটিক্যাল যদি ধরে কাস্ট আয়রনে 6.67 থাকে কার্বন পার্সেন্টেজ, তখন ওইদিকে হাই হয়ে যাচ্ছে। তখন হাই হয়ে যাচ্ছে, তো তখন কার্বনটা মেনশন করতে হবে না, तो कार्बन मेंशन हाँ। करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। मैं जनरली रेफर करूंगा इस क्वेश्चन को, अगर तुम लोगों एग्जाम में अगर मिला तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हाँ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बोला जा रहा है लो डैम्पिंग कैपेसिटी। डैम्पिंग कैपेसिटी मतलब मालूम है? देखो मान लो ब्रिटिल हाँ, ब्रिटिल भंगुर। डैम्पिंग कैपेसिटी मतलब है वाइब्रेशन को कितना रोक पा रहा है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है जो सेल राउरकेला स्टील प्लांट में पूछा गया था, और भी सारे एग्जाम में ये पूछ सकता है। वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देखो, मान लो एक बड़ा सा हथौड़ा से हम लोग ये मेटल ब्लॉक के ऊपर अचानक से इसको स्ट्राइक किया, एक बड़ा सा हथौड़ा से, तो वो स्ट्राइक करने के वजह से क्या हो गया, ये वो जो लोड आया, ये लोड मटेरियल के अंदर ट्रांसफर होगा, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है दोस्तों, ये ब्लॉक दोनों एंड पे मान लो फिक्स्ड है, मूव कर नहीं सकता, ये ब्लॉक फिक्स्ड है। और वो जो हमने स्ट्रेस दिया जिसके वजह से क्या हुआ, वो स्ट्रेस या फिर लोड मटेरियल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम लोग मटेरियल को फिक्स्ड रखते हैं, मतलब अगर मटेरियल मूव नहीं करेगा, ठीक है, तो फिर लो डैम्पिंग कैपेसिटी का मतलब है इस सिचुएशन में ये मटेरियल ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यही है लो डैम्पिंग कैपेसिटी का मतलब। अगर एक बड़ा सा मेटालिक ब्लॉक है, उस मेटालिक ब्लॉक में हम लोग 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड छोड़कर, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम छोड़कर हम लोग हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसके वजह से ये एटम जो है दोस्तों, एटम थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगेगा, इसके अंदर में जो एटम्स है ना वो वाइब्रेट करने लगेगा। अगर लो डैम्पिंग कैपेसिटी हुआ तो उस वाइब्रेशन के वजह से, उतना हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के वजह से, बार बार अप्लाई करने के वजह से, अभी अप्लाई किया 5 सेकेंड बाद फिर से लोड आया, 5 सेकेंड बाद फिर से लोड आया, तो अगर ऐसे करते रहा तो लो डैम्पिंग कैपेसिटी के वजह से ये मटेरियल टूट सकता है। लेकिन तुम लोग कामरशाला देखे हो, जो लोहार होता है, लोहार के दुकान में क्या होता है, गरम करके जिस रॉड को हम मतलब शेप देते हैं, लोहार के दुकान में क्या होता है, गरम सा सैंपल रहता है, उसको हथौड़ा से पीटा जाता है, तुम लोग देखे हो, ऐसे पीटा जाता है हथौड़ा से, ये सुन लो। और तुम लोग देखना कि जब पीटा जाता है ना, जिस चीज को ऐसे स्ट्राइक किया जा रहा है, उस चीज को एक ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है, कभी देखे हो? हाँ, स्मृति ना बोले। हाँ, उस चीज के ऊपर रख के उस चीज को ऐसे स्ट्राइक किया जाता है। तो ये जो चीज, जिस चीज के ऊपर रख के इसको पिटाई किया जाता है, वो कौन सा मटेरियल से बनता है पता है किसी को? वो कास्ट आयरन से बनता है। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन का डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होता है, मतलब उसके ऊपर रख के किसी चीज को अगर पीटोगे, क्योंकि स्ट्रेस जो है
हम इस चीज के ऊपर दे रहे हैं, इस चीज के वजह से इसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो बार 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 बार, क्योंकि ये जो ब्लॉक होता है ये 5 साल 10 साल चलता है, तो बार 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 क्या हो रहा है, और ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूअसली काम किया जा रहा है, कुछ समय तक काम किया, 2 मिनट काम किया, फिर रेस्ट, फिर से 2 मिनट बाद हमने काम किया। तो इसके वजह से क्या होगा, अगर वाइब्रेटिंग डैम्पिंग कैपेसिटी अगर लो होता तो ये ब्लॉक ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तो याद रखना दोस्तों, जब भी हम लोग किसी बड़े से मशीन बनाएंगे, अपने लैब में टेंसाइल टेस्टिंग मशीन देखे हो, टेंसाइल टेस्टिंग का मशीन देखना कि किसी भी बड़े मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग पहले बेसमेंट बनाते हैं कि उस मशीन को किसके ऊपर बिठाएंगे, तो उसको बोला जाता है बेसमेंट, क्योंकि मशीन को बेसमेंट पे ऊपर बनाया जाता है। तो ऐसे दोस्तों जनरली क्या होता है इंडस्ट्री में भी, जो बेसमेंट बनता है ना दोस्तों, बेसमेंट बेसमेंट बड़े बड़े मशीन का जो बेसमेंट बनता है, वो अगर कंक्रीट से नहीं बना है, मान लो वो अगर कंक्रीट से भी हम बना सकते हैं, मान लो कंक्रीट से नहीं बना रहे हैं, अगर कंक्रीट से नहीं बना रहे तो किस चीज से बनाएंगे, वो दोस्तों बनता है कास्ट आयरन से। बेसमेंट बेसमेंट वाला पोर्शन, मतलब जिसके ऊपर रख के हम लोग ये हैमरिंग फैमरिंग ये सारा चीज करेंगे। देखो दिखाते हैं, इस वाले पिक्चर से बताते हैं, इस वाले पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मेन फोर्जिंग ये है बेसमेंट, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये बेसमेंट है, इसके ऊपर रख के ये ऊपर में ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो फोर्जिंग मशीन या फिर कोई भी मशीन, बेसमेंट बेसमेंट मतलब क्या है, जिसके ऊपर रख के हम लोग किसी काम करेंगे, ठीक है। वो जो हार्डनेस टेस्टिंग मशीन तुम लोग देखे हो अपने कॉलेज में, एनविल एनविल देखे हो, जिसके ऊपर सैंपल को रखा जाता है, एनविल दिखाते हैं, रुको, एनविल দাদা কাস্ট আয়রন তো ব্রিটিল, কিন্তু ওইটার উপর যদি বারবার করা হয় কাস্ট আয়রনটা তো नहीं ভেঙে टूटेगा। যাবে। तो उसके लिए कास्ट आयरन को बनाया जाता है दोस्तों, ग्रे कास्ट आयरन नाम का कास्ट आयरन होता है। तुम जो कास्ट आयरन बोल रहे हो ब्रिटेल, हाँ ये बात सही है, कास्ट आयरन ब्रिटेल है, टूट जाएगा, लेकिन वो व्हाइट कास्ट आयरन है, ये हम बताएंगे, ये हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कास्ट आयरन दोस्तों बहुत अलग अलग प्रकार का कास्ट आयरन होता है, लेकिन बेसमेंट जिसके ऊपर रखे, देखो जनरली तुम लोग देखे हो कि ये जनरली एनविल है, इस प्रकार का इसके ऊपर रख के हम लोग किसी हैमरिंग वगैरह करेंगे। तो ये पूछा गया था राउरकेला स्टील प्लांट का 2019 का क्वेश्चन पेपर में कि एनविल बनाया जाता है इनमें से कौन सा मटेरियल से, तो इसका आंसर होगा एनविल बनाया जाएगा दोस्तों कास्ट आयरन से। कौन सा कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का डैम्पिंग कैपेसिटी हाई होता है, व्हाइट कास्ट आयरन का नहीं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली लो बोला जा रहा है, तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत होगा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर कुछ सवाल लिख दे रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि द बेसमेंट, अगर ऑप्शन में कास्ट आयरन दिखे तो कर देना, और अगर कास्ट आयरन मान लो ऐसे ऑप्शन दिया स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो तब आंसर होगा कास्ट आयरन। और अगर ऑप्शन को ऐसे और भी कॉम्प्लिकेट कर दिया, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, मैलिएबल कास्ट आयरन, तब उसका आंसर होगा ग्रे कास्ट आयरन। क्यों, इसका ये मैं हम कास्ट आयरन में पढ़ाएंगे, डोंट वरी। द बेसमेंट ऑफ हेवी मशीन, बेसमेंट ऑफ हेवी मशीन इज मेड ऑफ डैश, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन। ओनली कास्ट आयरन मत बोलना, ग्रे कास्ट आयरन, बिकॉज ऑफ हाई डैम्पिंग कैपेसिटी। देवदीप ने अच्छा सवाल पूछा है कि कास्ट आयरन तो ब्रिटल होता है, तो बार बार ऐसे हैमरिंग करें तो टूट जाएगा, आंसर इज नो, वही तो वाइब्रेटिंग कैपेसिटी है, वो हाई कास्ट आयरन टूट जाएगा, लेकिन ग्रे कास्ट आयरन टूटेगा नहीं, बिकॉज ऑफ हाई डैम्पिंग कैपेसिटी। हाई डैम्पिंग कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और राउरकेला स्टील प्लांट में जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था एनविल्स आर मेड ऑफ, ये भी ग्रे कास्ट आयरन का बनता है। अगर ऑप्शन में कास्ट आयरन दिखे तो कर देना, जनरली ऑप्शन को उतना डिफिकल्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो कौन सा कास्ट आयरन है वो भी जान लेना, ग्रे कास्ट आयरन।
इन जनरल अगर ऐसा ऑप्शन दिखा स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील ऐसे, तो फिर कास्ट आयरन करना। और अगर ऑप्शन में ऐसा रह गया व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, तो तब ग्रे कास्ट आयरन बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 सवाल है, और ये सवाल बन रहा है ये ऑप्शन सी से। क्यों? क्योंकि हाई डैम्पिंग कैपेसिटी होता है ग्रे कास्ट आयरन का। बाकी कास्ट आयरन जैसे मैंने बोला मैलिएबल कास्ट आयरन का भी डैम्पिंग कैपेसिटी होता है। ये जो मैनहोल बनता है, मैनहोल, रोड में मैनहोल देखे हो? मैनहोल का ढक्कन में क्या होता है? कार गया, कार उसके ऊपर उठा, फिर चला गया, फिर कार आया, फिर चला गया। ऐसा तो नहीं होता कि कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर कार खड़ा रहता है हर दिन 24 आवर्स, ऐसा नहीं होता है। जो मैनहोल रहता है दोस्तों, वो मैनहोल के ऊपर कार आया, हाँ ट्रैफिक जब होता है उस समय पे कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर लोड रहता है, ये बात सही है। लेकिन जनरल क्या होता है, कार आया इसके ऊपर से गुजरा चला गया, फिर से कार आया इसके ऊपर से गुजरा चला गया। तो ये जो मैनहोल बनता है, मैनहोल बनाने के लिए स्टील नहीं बनता है, क्योंकि स्टील का डैम्पिंग कैपेसिटी उतना हाई नहीं होता है। तो मैनहोल का डैम्पिंग कैपेसिटी हाई रहता है, इसीलिए मैनहोल जो है बना जाता है कास्ट आयरन से। कौन सा कास्ट आयरन से बनेगा? वो ग्रे कास्ट आयरन से। अभी धीरे धीरे एसजी कास्ट आयरन से ये बदलने लगा है। ठीक है, तो इसका एक ही कारण है क्यों मैनहोल बना जाता है कास्ट आयरन से, क्योंकि वो वाइब्रेशन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, ये है मैनहोल, इसलिए मैनहोल कास्ट आयरन से बनता है। तो बहुत कुछ मैं बोल दिया, याद रखना ये चीज। मेरा टारगेट सिर्फ सेमिस्टर का क्वेश्चन करवाना नहीं है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक करवाना है। नेक्स्ट, अरे क्या नाम दिस, ये सारा ऑप्शन फॉल्स है। यहाँ पर पूछा गया था इनमें से कौन सा फॉल्स है, तो ए बी सी 3 ऑप्शन करेक्ट है। अगर नहीं पूछा जाता कि इनमें से कौन सा फॉल्स नहीं है, तो तब क्या होता? सारा फॉल्स है तो तब नन ऑफ दिस होता, कि सारा फॉल्स है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा फॉल्स है, तो ये 3 ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इनवेरिएंट रिएक्शन इज हाउ मच? 0 1 2 3, क्या होगा? 0। वेरी गुड। 1 किसका होता है? मोनोवेरिएंट का 1। 2 किसका होता है? डाइवेरिएंट। मोनोवेरिएंट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 1, इनवेरिएंट में 0, और डाइवेरिएंट में जैसे नाम में छुपा है डाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, डाइवेरिएंट। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका कॉन्सेप्ट मैं अलग से समझाऊंगा, डोंट वरी, मैं पहले क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, कल मैं मेटलोग्राफी का क्लास लूंगा, तो उसमें मैं डिटेल मेटलोग्राफी डिस्कस करूंगा, ये वाला चीज। कॉन्सनट्रेटेड, अभी सवाल मत पूछना। कॉन्सनट्रेटेड HCl इज यूज्ड फॉर द एचिंग ऑफ, इसका कॉन्सेप्ट मैं कल समझा दूंगा, डोंट वरी। इसका सिर्फ आंसर लिखने दो मेरे को। इसका आंसर होगा HCl, किधर गए रे? कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम के कार्बन स्टील। मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, देखो ये जो तुम लोग माइक्रोस्ट्रक्चर देख पा रहे हो दोस्तों, क्या लगता है? किधर गया रे माइक्रोस्ट्रक्चर? ये जो माइक्रोस्ट्रक्चर देख पा रहे हो, क्या लगता है किसी सैंपल को ऐसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख देंगे और माइक्रोस्ट्रक्चर दिखने को लगेगा ना? ये जो पार्लाइट का ऐसे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, ऐसे कोई भी स्टील का सैंपल उठा के माइक्रोस्कोप के अंदर रख दोगे तो क्या लगेगा? सैंपल दिखने लगेगा? नो, स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, माइक्रोस्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। उसके लिए हमें बहुत सारा स्टेप फॉलो करना है दोस्तों। तुम लोग लैब में किए हो, मेटलोग्राफी लैब 3rd सेमेस्टर वाले लैब में किए हो? हाँ, तो लास्ट स्टेप क्या होता है? किसी भी माइक्रोस्ट्रक्चर देखने के लिए लास्ट स्टेप का नाम होता है एचिंग। जो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एचिंग। एचिंग क्या है? ये लास्ट स्टेप है मेटलोग्राफी का। ये भी क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का।
कि इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो मेटलोग्राफी का लास्ट स्टेप है, दैट इज एचिंग। एचिंग में क्या हो जाता है, क्या किया जाता है, मान लो एक सैंपल है, ऐसे दिखता है, इसका तुम माइक्रोस्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो माइक्रोस्ट्रक्चर हम देखेंगे किसका, किसका माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे, सरफेस का या फिर पूरा मटेरियल का? जो लोग लैब कर चुके हो वो लोग बता सकते हो। सर सरफेस है। सरफेस का स्ट्रक्चर दिखेंगे, यस। तो पॉलिशिंग पॉलिशिंग हो गया, पॉलिशिंग करने के बाद क्या होगा, ये सरफेस को हम क्या करेंगे, ये सरफेस को हम एक केमिकल से, एक केमिकल लिक्विड से ये सरफेस के ऊपर हम लोग ऐसे स्प्रे करेंगे, या फिर जो कॉटन होता है, कॉटन से ये सरफेस को हम ऐसे उसके ऊपर रैप करेंगे, एक केमिकल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कॉन्संट्रेटेड HCl हम कौन सा मटेरियल का एचिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आंसर होगा कार्बन स्टील। तो किसी भी कार्बन स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर देखने से पहले एचिंग करना जरूरत है। एचिंग करने के बाद तुरंत एचिंग कर लो, एचिंग के बाद सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर रख दो, सैंपल दिखेगा, माइक्रोस्ट्रक्चर दिखेगा। तो एचिंग इज द लास्ट स्टेप। एचिंग में क्या होगा, हम सैंपल को किसी केमिकल से ऐसे रैप करेंगे, एक कॉटन लेंगे, कॉटन से क्या करेंगे, सैंपल के ऊपर ऐसे हम लोग कॉटन से उसके ऊपर ऐसे एक बार दो बार उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेड कर देंगे, रैप करेंगे, RUB रैप। बस रैप करने के बाद अभी उसको सैंपल को लेके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के माइक्रोस्ट्रक्चर देख लो। तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl इस्तेमाल किया जाता है कार्बन स्टील के लिए। और ये तुम्हें इंपॉर्टेंट याद इसलिए रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। स्टील का तो सबको याद रहता है। इस मिक्सचर का नाम क्या होता है, एनीवन पता है? कार्बन नाइट्रल। नाइटाल, वेरी गुड, नाइटाल। द मिक्सचर, 2% हाँ क्या बोल रहे हो? 2% नाइट्रल और 98% इथेनॉल अल्कोहल। यस, द मिक्सचर ऑफ एच एंड ये मैं काल बताऊंगा। द मिक्सचर ऑफ एच एंड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टील का नहीं पूछा जाता क्योंकि स्टील सब याद रखते हैं, तो फिर पूछा जाता है एल्यूमिनियम का, कॉपर का, स्टेनलेस स्टील का, ये अलग अलग मटेरियल का पूछा जाता है। क्वेश्चन मैं तुम लोगों को एकदम पूरा जोन बता दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पेपर देख लेना अगर कोई सेल्फ हेल्प एग्जाम में बैठोगे तो। द मिक्सचर ऑफ एच एंड ऑफ कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील, कौन सा मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, मिक्सचर का नाम है एच एंड। क्या है, जो लिक्विड, जो केमिकल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस केमिकल को हम एच एंड बोल रहे हैं। नाइटल, ऑरेक्टो है, ऑरेक्टो नाम है, क्या बता सकता है कोई? ऑरेक्टो केमिकल है इथेनॉल इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल। पिक्राल, पिक्राल। पिक्राल। नाइटल में हम लोग नाइट्रिक एसिड लगाते हैं और पिक्राल में हम लोग पिक्रिक एसिड लगाते हैं। दो अलग अलग मिक्सचर होता है, बाद में बता देंगे, डोंट वरी। नाइटल से सवाल आता है। नेक्स्ट, पी, ये भी याद करके रखो अभी। रिजॉल्विंग पावर, ये भी कल समझा दूंगा। कल थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा लेकिन पूरा मेटलॉग्राफी खत्म कर दूंगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप अच्छा, डिपेंड्स ऑन, क्या किसी को रिजॉल्विंग पावर का मतलब पता है? तो लैम्डा बाय एन इंटू ए হবে। मतलब बताओ, वो तो फॉर्मूला बता तुम। ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव इंटू आईपीस ना, यहां पर कितना पॉइंट है? मैं जो यहाँ पर मार्किंग किया, कितना पॉइंट है? दुटो दादा। दुटो, ओके। अब बताओ,
कितना पॉइंट है Yeah. यहाँ पर দাদা এখানে এখানে তো দুটো পয়েন্ট আছে কিন্তু বোঝাচ্ছে একটাই। বোঝা যাচ্ছে একটাই। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि दोनों पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि हम उस दो पॉइंट को सेपरेट देख सकें। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिजॉल्विंग पावर का जैसे देखो यहां पर दो पॉइंट्स देख पा रहे हो सेपरेट, इसमें थर्ड वाला में राइट साइड में देख पा रहे हो दो पॉइंट सेपरेट। হ্যাঁ আগে यहां पर फास्ट में, হ্যাঁ দাদা বোঝা যাচ্ছে मिडिल वाला में, না বোঝা যাচ্ছে না। यानी कि ये दो पॉइंट अभी इतना करीब आ चुका है कि हम ये दो पॉइंट को सेपरेट पॉइंट पे नहीं देख पा रहे हैं। तो यानी कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम वो दो पॉइंट को सेपरेट देख सके। इसी डिस्टेंस को बोला जाता है एक माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, यानी कि दो पॉइंट को हम सेपरेट सेपरेट देख पा रहे हैं। इस केस में देखो दो पॉइंट को हम सेपरेट देख पा रहे हैं, इन दो पॉइंट को थोड़ा सा और करीब लेके आ गए सेपरेट देख पा रहे हैं, और भी करीब लेके आ रहे हैं सेपरेट देख पा रहे हैं, और भी करीब लेके आ रहे हैं सेपरेट देख पा रहे हैं। लेकिन जब मैं ऐसे लेके आ गया, ऐसे नहीं मतलब আমি একটু পয়েন্টগুলোকে বড় করছি, अभी देखो ये दो पॉइंट को मैं बहुत ज्यादा करीब लेके आ गया, आप दोनों को सेपरेट देख पा रहे हो इस केस में? क्या रे, सेपरेट मतलब पूरा गोल देख पा रहे हो? हाँ कि ना, ऐसे गोल सेपरेट नहीं देख। না দাদা না দাদা तो यानी कि हम लोगों हम अब ये तुम जो पिक्चर देख पा रहे हो किसका, किस चीज के जरिए देख पा रहे हो? ये पिक्चर अपने आंख के वजह से, ये जनो अपने आंख के थ्रू। तो हमारा ह्यूमन आई याद रखना 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस अगर हो गया तो फिर हमारा आंख, आई, नॉर्मल ह्यूमन आई, चाहे चश्मा लगाओ या फिर ना लगाओ, अगर दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 0.1 mm से कम हो गया तो फिर वो दोनों पॉइंट को हम सेपरेट नहीं देख सकते हैं, दोनों पॉइंट को हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे, एक ही जैसा लगेगा। तो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई। तो इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में माइक्रोमीटर रेंज में रहता है। माइक्रोमीटर रेंज मतलब 0.001 mm। अरे बाप रे, इतना छोटा डिस्टेंस तो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप जरूरत है। आप माइक्रोस्कोप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि सिलेबस में है, नौकरी पाना है, नौकरी तो ऑब्वियसली पाना है, सिलेबस में है इसलिए नहीं। हमारा ह्यूमन आई देखो, ये दोनों पॉइंट को क्यों, अभी जो दो पॉइंट देख पा रहे हो यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट को सेपरेट क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि ये दोनों पॉइंट अभी 0.1 से कम डिस्टेंस पे आ चुका है, इसलिए हम लोग ये दोनों पॉइंट को सेपरेट नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मैजिक हो जाएगा अगर ये पॉइंट को तुम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जरिए देखोगे। देखना ये दो पॉइंट को तुम अलग अलग देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि दो माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर हाई होता है। हमारा ह्यूमन आई नेकेड आई जैसे तुम लोग अभी देख पा रहे हो, उसके जरिए हम लोग 0.1 से कम डिस्टेंस नहीं देख सकते हैं। तो इसी को ही बोला जाता है रिजॉल्विंग पावर। आया बात समझ में, हाँ कि ना? क्या रे, ये भी किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल था, ये भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, शायद यूपीएससी या फिर एसएससी, ये दोनों में से पूछा गया था कि ह्यूमन आई, बायोलॉजी का सवाल था, ह्यूमन आई का रिजोल्यूशन पावर फिजिक्स के साथ रिलेटेड करके पूछा गया था। एज ए मेटलर्जिकल इंजीनियर ये भी हमें जानना है, ठीक है? तो बहुत कुछ बोल दिया। ये गेट का भी आया हुआ सवाल है कि ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर कितना है। तो ये रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एक फॉर्मूला किसी ने बोला, क्या बोला फॉर्मूला बताओ? लैम्डा बाई 2 Na, राइट? ये है रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला, लेंस का, हमारा ह्यूमन आई का नहीं। रिजॉल्विंग पावर मैं पर लिख रहा हूं, फॉर्मूला याद रखना, ये भी पूछा जाएगा।
और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखो, आंसर आ जाएगा। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाई 2NA। जो बोला फॉर्मूला वो यही था, हाँ कि ना? लैम्डा मतलब वेवलेंथ, मतलब जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ क्या है, उसका वेवलेंथ का वैल्यू। Na मतलब क्या है, एनीवन? न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल। अब तुम लोग बताओ किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है रिजोल्विंग पावर? वेवलेंथ और न्यूमेरिकल। बस आंसर हो गया, यही पूछा गया है। ओ अच्छा, फॉर्मूला पूछा गया। कि फॉर्मूला क्या पूछा गया था? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि ना? क्योंकि 1/2 मतलब 0.5 होता है, ये जनो। तो इसको याद रखना, ठीक है, फॉर्मूला। लेकिन ऑप्शन में गलत है, ऑप्शन में ये नहीं है। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 5-6 क्वेश्चन है, ये 5-6 क्वेश्चन खत्म करके ये हम आज क्लास खत्म करेंगे, मतलब ये वाला क्लास अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर Q। Which of the following metal has lowest melting point? ऑप्शन लिखने दो मेरे को पहले। ऑप्शन की लगी, अरे एंटीमोनी, एंटीमोनी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आयरन का Fe, कॉपर का Cu, एंटीमोनी का क्या होगा? Asb। वेरी गुड, किसने बोला? सायोन। है वेरी गुड। टीन का Sn, सिल्वर Ag और जिंक। बताओ। तीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, किसी को पता है? 239। 239। किसी किसी जगह पे 235 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ रहता है। सिल्वर का बहुत हाई है, बहुत हाई मतलब हाई है। सिल्वर का पता है 962 डिग्री सेल्सियस। जिंक का 427 में भी। एक बार देख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक। 400 कुछ होगा, 420 डिग्री सेल्सियस। एंटीमोनी, एनीवन? एंटीमोनी एंटीमोनी का होता है, पता है? किसी को नहीं पता है, ठीक, कोई बात नहीं। 631 631 डिग्री सेल्सियस। तो इस हिसाब से किसका काम हो गया? किसका काम हो गया? टीन इज द राइट आंसर। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा मेटल का नाम बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे बोर्ड में। ऐसा मेटल का नाम बताओ जो रूम टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाएगा। तुम हाथ में रखोगे, तुम्हारा हाथ थोड़ा सा गर्म होता है, उस गर्म में ही वो मेटल मेल्ट हो जाएगा। आरआरबी में पूछा गया सवाल, क्या होगा? लेड। हाँ, लेड लेड तो 327 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा हाथ का टेम्परेचर 300 थोड़ी होता है। संजीव, क्लास में हो? सर नहीं पता सर। नहीं पता। प्रेम कुमार,
हाथ का टेम्परेचर हाथ में रखोगे पिघल जाएगा। व्हिच ऑफ द दादा मेटल, मार्क्यूरी। गैलियम, गैलियम, ये याद रखना। ये पूछ So which of the following metal melts at room temperature? तो इसका आंसर होगा, याद रखना, गैलियम। ये जीके का सवाल है, लेकिन एज ए मेटलर्जिकल इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये पूछेगा नहीं सेमिस्टर में, डोंट वरी। गैलियम का फॉर्मूला मे बी जीए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लेना बाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। শোনা যাচ্ছে তো? Am I audible? হ্যাঁ দাদা শোনা যাচ্ছে। Okay, last few question. Okay, last few, अरे क्वेश्चन किधर गया? Q R, ये सवाल अच्छा है, मैंने तुमने बोला था, मतलब ये भी पूछा था इंटरव्यू में। 8% ऑफ कार्बन इन माइल्ड स्टील, ये मैंने बोला था। माइल्ड स्टील में कितना कार्बन रहता है? 0.025 থেকে 0.88%। पूरी बाप रे, उतना नहीं है, मैं बोला था 0.0 থেকে 0.30। यस, ये याद रखना, ये माइल्ड स्टील का कार्बन होता है, याद रखना। तुमने जो बोला देती वो हाई कार्बन स्टील में चला गया 0.8। माइल्ड स्टील लो कार्बन स्टील है, रिमेंबर, ये लो कार्बन स्टील का है। और माइल्ड स्टील हम ज्यादा इस्तेमाल कहां पर करते हैं, किसी को पता है? कौन सा स्टील हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। कंस्ट्रक्शन पर्पस मतलब चैनल हो गया, एंगल चैनल, फिर वो टीएमटी बार, ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए दोस्तों हम लोग माइल्ड स्टील इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माइल्ड स्टील बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। ये भी लिख देता हूं, माइल्ड स्टील, ये भी पूछ सकता है। माइल्ड स्टील इज यूज्ड मोस्टली, सबसे ज्यादा, इन कंस्ट्रक्शन पर्पस। कंस्ट्रक्शन, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, जब भी हमें स्टील का मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए दोस्तों हम लोग माइल्ड स्टील इस्तेमाल करते हैं, रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील, ये क्लास 6 का सवाल है, लेकिन इंग्लिश में है तो इसीलिए तुम लोग नहीं बोल पाओगे शायद। स्टेनलेस स्टील इज सो कॉल्ड, स्टेनलेस स्टील को स्टेनलेस क्यों बोला जाता है? स्टेनलेस का मतलब क्या होता है? बंगाली में बोला जाए कलंकहीन इस्पात। तो রাষ্ট্র জং লাগবে। हाँ, स्टील इज सो कॉल्ड बिकॉज स्टेनलेस। तुमको मालूम है ये स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन, STIN, स्टेन, स्टेन का मतलब होता है दाग। हिंदी में अगर बोला जाए, बंगाली में बोला जाए दाग, और हिंदी में अगर लिखा जाए दाग, ठीक है। स्टेनलेस यानी कि किसी भी प्रकार का दाग नहीं आएगा कोरोशन के वजह से, बिकॉज ऑफ, ऑप्शन में जो राइट आंसर है वही लिख रहा हूं मैं। स्टेनलेस स्टील का कोरोशन रेजिस्टेंस अच्छा होता है बिकॉज ऑफ हाई कोरोशन रेजिस्टेंस। कोरोशन देखो, स्टेनलेस स्टील में जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल स्टील को अगर एटमोस्फियर में रख दोगे तो कुछ दिन बाद उसमें रास्ट आ जाएगा, और रास्टिंग होने की वजह से उसके ऊपर रेड कलर का मार्किंग आ जाएगा। तुम लोग देखे हो कि जब
রাস্ট होता है জং যখন ধরে কেমন সারফেস हो जा सारफेस कितना हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो उस प्रकार का मार्किंग हमें नहीं देखने को मिलेगा। तुम कितने भी दिन एक खुले एटमोस्फियर में रख दो स्टेनलेस स्टील को, तो इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का कोरोशन के वजह से रास्ट नहीं आता है, दाग नहीं होता है, ठीक है। तो जिसके वजह से इसको बोला जाता है स्टेनलेस। क्यों? क्योंकि इसका कोरोशन रेजिस्टेंस हाई होता है, मतलब कोरोशन इसमें होता नहीं है नॉर्मल एटमोस्फियर में। नॉर्मल एटमोस्फियर मतलब जिस एटमोस्फियर में बैठ के तुम लोग ये क्लास कर रहे हो, ठीक है। स्टील का जो स्केल होता है स्टेनलेस स्टील का, उसको पानी के ग्लास में डुबा के रखो, और नॉर्मल स्टील जो है उसको पानी के ग्लास में डुबा के रखो। कल सुबह देखना कि वो नॉर्मल जो स्टील है उसमें कोरोशन आ चुका है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा बाद में जानेंगे। हाँ, ये अच्छा सवाल है, इजी है। PQRST द rule used to determine डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं? गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल, ओके, गिब्स फेज रूल। वेरी गुड। और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया कि द रूल व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फेजेस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। दादा को रिपीट करो क्वेश्चन ना। हाँ, लिख क्वेश्चन को अब लिख रहे हैं, पहले इसका आंसर लिख देते हैं। ये होगा गिब्स फेज रूल। गिब्स फेज रूल याद है? फॉर्मूला याद है सबको? फॉर्मूला याद है? हाँ एप्सिलॉन C minus P plus 2। C minus P plus 2। और अगर ये कॉन्डेंस फेज रूल हो गया तो क्या होगा? +1 होगा। C minus P plus 1। यस। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये क्वेश्चन लिखो। अब मैंने लिखो मतलब ये भी आ सकता है। द रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द, ये सेमिस्टर में आ सकता है, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेजेस। रिवर रूल। यस, in a two-phase region, at equilibrium is called, क्या होगा? लीवर रूल। स्पेलिंग LEVER। अगर ऐसे सवाल पूछ लिया व्हाट इज लीवर रूल, तो इसका आंसर क्या बताओगे? उसका डेफिनेशन ही मैं बता दिया। डेफिनेशन ही बता दिया। द लीवर रूल क्या है? द रूल व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेजेस इन ए टू फेज रीजन एट इक्विलिब्रियम एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर लिख देते हैं, एट ए टेम्परेचर। ये है लीवर रूल का डेफिनेशन। 2 नंबर का सवाल आ सकता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर को शॉर्ट में भी लिखा, इसका लीवर रूल। लास्ट 5 क्वेश्चन। यू, हाँ, which among the following, which of the following which of the following is not amorphous material? Which of the following is, ऑप्शन लिखने दो, लेड, ग्लास, रबर्स, प्लास्टिक। हाँ, लेड। क्यों? वाई? लेड सही बोला। क्यों? क्रिस्टलाइन। यस, बिकॉज इट इज अ मेटल, और मेटल क्या होता है? वो क्रिस्टलाइन होता है।
ये बता नहीं पा रहे हो बिकॉज इट इज ए मेटल। बाकी कोई मेटल तो नहीं है, और मेटल नहीं है मतलब एमोर्फस है, क्रिस्टलाइन नहीं है, बिकॉज इट इज ए मेटल, लेड मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू भी जो लोग मेरा पायरोमीटर का वीडियो अभी तक देख चुके हो वो लोग इसका आंसर दे पाओगे। व्हाट इज द, जो वीडियो मैंने अभी तक बनाया, अभी तक मैंने दे दिया तुम लोगों ने, तुम लोगों को, वो अगर देखे हो तो बोल सकते हो व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड पायरोमीटर। थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर। यस, पायरोमीटर फॉर मेटलर्जिकल टेम्परेचर, क्वेश्चन ऐसा था, फॉर मेटलर्जिकल टेम्परेचर मेजरमेंट मोस्टली यूज्ड। तो इसका आंसर होगा, जिन लोगों को नहीं पता वीडियो देख लेना, थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर। थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर के बारे में वीडियो दे दूंगा आज, थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट WXYZ, टोटल 26 क्वेश्चन है, UVW। अच्छा ये ऑप्टिक, ये पायरोमीटर में बोल देंगे, छोड़ो। अच्छा जेड वाला नहीं है, वाई तक ही है। WX हम पायरोमीटर का वीडियो जब दे देंगे तो बोल देंगे, वाई वाला आंसर का बोल देते हो, वाई। ये आसान है, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बोल पाओगे। यही लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड फॉर एग्जामिन मैक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप। और और मैक्रो स्ट्रक्चर देखने के लिए, मैक्रो मतलब जो स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं है। मान लो एक मेटल का स्ट्रक्चर है, उसमें पोरोसिटी है, सरफेस में ऐसे होल है, तो उस होल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी एक्सरे, ऑप्शन डी विजुअल इंस्पेक्शन विथ नेकेड आई। क्या होगा? অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ হবে মনে হচ্ছে। मैक्रो स्ट्रक्चर बोला है मैंने, सर विजुअल इंस्पेक्शन विद विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ नेकेड आई। खाली आंख में देखने के देखेंगे, सबसे सस्ता एग्जामिनेशन। सरफेस में क्रैक है तो उसके लिए एक थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो, देख लो, नेकेड आई, ऑप्शन डी। ठीक है।